यार मैं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन भी बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके पास, जिसको उन्होंने प्रोडक्ट पोटेंशियल का नाम दिया, मैं उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का नाम देता हूं, उन्होंने यही बात की। और अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट इसी कर्व के अंदर अंदर चीजों को प्रोड्यूस करोगे तो आपकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है, आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है, आपके रिसोर्स में मजीद कैपेसिटी है कि ज्यादा प्रोड्यूस कर ले और लो प्राइस से प्रोड्यूस कर ले, तो प्राइस बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक दफा जब आपकी प्राइस फुल, आपके रिसोर्सेज फुल पोटेंशियल तक पहुंच गए, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच गए, फिर उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे, आपके रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद भी अगर फुल यूटिलाइजेशन के बाद भी आप रिसोर्सेज, आप प्रोडक्शन करोगे तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन फिर प्राइस बढ़ेगी। बस उन्होंने ये बात की। अब आप पूछे शाबाश। लेकिन जब आप किनीजियन के थ्रू करेंगे तो इस पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का नाम दोगे भाई। लेकिन अगर आप इसको न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर करोगे तो फिर आप इसको प्रोडक्ट पोटेंशियल का नाम दोगे। दो मुख्तलिफ चीजें हैं भाई, दोनों की ही बात सही है, दोनों ही लॉन्ग रन में डील करते हैं। ये भी लॉन्ग रन में डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी लॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है। दोनों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि दोनों ने कहा कि रिसोर्स की लिमिटेशन हो सकती है इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन दोनों ने वही बात मुख्तलिफ अंदाज में की। किधर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं का, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट है। द पॉइंट एट विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल यूटिलाइज्ड इन इकोनॉमी इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, कि आपके रिसोर्सेज ये लेकर फुल एम्प्लॉयमेंट वो है ना भाई, ठीक है जी। तो देखो वही बात उसने भी की, लेकिन उसने एग्रीगेट सप्लाई को शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिवाइड नहीं किया। कहा यार सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन होने कितनी, ये लॉन्ग रन और ये शॉर्ट रन। अगर आप विद इन द रिसोर्सेज चीजों को प्रोड्यूस करोगे तो ये अभी तक आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं और प्राइस बढ़ने का, प्राइस नहीं बढ़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक दफा आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो गए और उसके बाद भी आप प्रोडक्शन कर लो, फुल यूटिलाइजेशन के बाद और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है जी, तो फिर प्राइस बढ़ेगी। उन्होंने एक ही ग्राफ में आपको समझा दिया दोनों ही चीजें। तो ये केनीजियन अप्रोच है जी। तो एग्रीगेट सप्लाई दो अप्रोच के अंडर काम करती है, चाहे न्यू क्लासिकल हो चाहे केनीजियन हो। तो होप सो कि अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं है तो आप पूछ ले शाबाश, ताकि फिर हम एग्रीगेट डिमांड की तरफ चले जाएं। एग्रीगेट डिमांड आसान है, उनमें कोई बाइफरकेशन नहीं। तो बाकी भी सबा भी, मुस्कान, शाबाश, आप लोग थोड़ा सा लेट रिकनेक्ट हुए ना। बाकी भी आसिफ भी पूछे, शाबाश। अजहर, होप्स हो कि इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है जी। तो इसको आप समझ लें और आप, ठीक है, यहाँ से सवाल अगर आएगा ना तो शायद वो किन्हीं इसका कुछ पूछे, लेकिन यहाँ से ठीक ठाक सवाल आएगा तो वो मैक्रो इक्विलिब्रियम का आएगा। और मैक्रो इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड, वही डिमांड वाली डिफिनीशन, टोटल अमाउंट, अब ये टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड विद इन इकोनॉमी एट ए गिवन पीरियड ओवर ऑल प्राइसेस। वो सिर्फ प्राइस था, ओवर ऑल की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती, इधर ओवर ऑल प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड, इधर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कि वो डिमांड जो पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज के लिए होती है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, क्लियर जी। तो वह डिमांड क्या थी कि आप एक खास टाइम पीरियड में जब एक खास चीज की डिमांड करते हो एक खास प्राइस पर, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। इधर क्या है एग्रीगेट डिमांड, जब आप गुड्स एंड टोटल गुड्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज की डिमांड करते हो विद इन द इकोनॉमी के अंदर और ऑल प्राइस लेवल पर एक खास टाइम पीरियड में, तो इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि आप इसको हम ब्रॉड सेंस में पढ़े, इकोनॉमी लेवल पर पढ़े, तो इसलिए इधर
हम ये ओवरऑल प्राइस और ये ओवरऑल इकोनॉमी और इस टर्मिनोलॉजी को हम लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड, इसको आप एडीबी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह एग्रीगेट सप्लाई, अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ASAD लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट की टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे। ये अभी आगे आके ना इंशाल्लाह यही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये आप मजीद क्लियर हो जाएगी। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये सवाल भी उसने 3 नंबर के लिए पूछा था एक दफा। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन वही आप लोगों की वही इक्वेशन C + I + G + X - M, तो ये इसके कंपोनेंट्स है। तो आप लोगों ने अगर वो आपसे कंपोनेंट्स का पूछे कि एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वही आप लोगों ने लिखना है ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग या कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। तो ये 5 जो है ना ये आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स हैं। तो ये सवाल भी उन्होंने 1-2 नंबर के लिए पूछा था पहले, तो ये भी आप लोग अपने जहन में याद रख लें। क्लियर जी, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? शाबाश। ये शमीन, सलमान, लेकत, अजहर, खाकान, शाबाश। क्लियर है जी, तो ये भी यहां से आप थोड़ा सा याद कर लें। अब वही एग्रीगेट वही डिमांड वाला कर्व, लेकिन चेंज क्या है, उधर हम सिर्फ डी लिख देना, इधर एग्रीगेट डिमांड AD। तो इन चीजों का भी स्पेशली आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है जी। इसलिए स्ट्रेस देता हूं कि अगर आप इधर सिर्फ डी लिखना है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हम फिर ये अगर हम सिर्फ डी लिखते हैं डिमांड कर्व, तो फिर वो माइक्रो पर चले जाएंगे। तो ये इनका खास ख्याल है, अगर जब आपने माइक्रो में डील करना है ना तो AD लिखना है, ये आप लोग याद रख लीजिए इसको जहन में। लेकिन देखो वो भी हर जगह पर AD AS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, देखो ठीक है। तो इस चीजों में ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मतलब बड़ा इंप्रेशन डालती है। अब शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व वही चीजें जो कि हमारे डिमांड कर्व में प्राइस के अलावा अगर आपके डिमांड कर्व में मूवमेंट आता हो, आई रिपीट कि प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी डिमांड कर्व में शिफ्ट या मूवमेंट आती हो राइट या लेफ्ट की तरफ, तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये भी जरा आप देख लें, और इधर से ये आप काइंडली जरा पढ़ लें, ये आप लोग के होमवर्क, ठीक है। वही पुरानी चीजें यार, हो जाएगा कि मैं करा दूं? चलो यार करा लेता हूँ। कंज्यूमर हैव मोर इनकम एंड बिगिन स्पेंडिंग मोर इन द इकोनॉमी। यार कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा है, ठीक है ना, और वो ज्यादा स्पेंड करना चाहता है, ठीक है जी। हालांकि इकोनॉमी के अंदर प्राइस कम नहीं हुई, लेकिन कंज्यूमर के पास इनकम लेवल हाई है उसका, और वो ज्यादा खर्च करना चाहता है, वो स्पेंड्थ्रिफ्ट बनता है, वो एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी से रिलेट करते हैं। कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी का मतलब ये कि वो लोग जो सेविंग्स कम करते हैं वो खाते पीते ज्यादा, खर्च ज्यादा करते हैं, ठीक है जी। तो इकोनॉमी के अंदर अब लोग कंज्यूमर जो है ना वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, हालांकि प्राइस में डिक्रीज नहीं आया, लेकिन लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, तो आपका कर्व इधर की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन वाइस वर्सा इसके अगेंस्ट भी मुमकिन है कि लोगों के पास इनकम कम है या इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा सेविंग करते हैं, मतलब मजीद खर्च नहीं करते, तो फिर आपका कर्व इधर शिफ्ट होगा। तो इसका अल्टरनेटिव ये फॉर्म्स है वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड बिगन टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट। जब फॉर्म इन्वेस्टमेंट करती है प्रोजेक्ट्स में, तो इससे क्या होता है, इससे आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होने का मतलब ये कि लोगों को रोजगार मिल जाता है। लोगों को रोजगार मिलने का मतलब ये कि उनके पास वेजेस में इंक्रीज आना। वेजेस में इंक्रीज आने का मतलब ये कि उनके पास पैसे का आना, और पैसे का आना का मतलब ये कि ज्यादा स्पेंड करना, ठीक है जी। तो जब नए नए प्रोजेक्ट लगते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है तो लोगों की वेजेस बढ़ती है, लोगों की वेजेस बढ़ती है, लोगों को वेजेस मिलती है, तो लोगों के पास पैसे का आना और लोगों के पास पैसा खर्च करना। तो ये आपका कर्व इधर की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोजेक्ट बंद होंगे, लोग अनएम्प्लॉय होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो खर्च नहीं करेंगे, तो आपका कर्व इधर की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर जी। गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है, तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड मतलब ये कि प्रोजेक्ट लगाना मीन लोगों को रोजगार मिलना, वो भी इसका भी मतलब। एक्सपोर्ट मीन ज्यादा आउटपुट मीन्स ज्यादा प्रोडक्शन मीन्स
कि लोगों को रोजगार मिलना, इसका वेजेस का लेवल बढ़ना। वेज का लेवल बढ़ने का मतलब ये कि ठीक है जी, तो ये भी जरा इम्पोर्ट वाले पढ़े। जब इंपोर्ट्स कम होंगी तो आपकी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ज्यादा आउटपुट होगी, ज्यादा आउटपुट होगी तो फिर क्या होगा, वही जॉब मिलेंगे, वही होगा। ठीक है, तो ये मिलती जुलती। तो ये भी थोड़ा सा इंपोर्ट सवाल है, कभी उसने पूछा नहीं है, अनटेस्टेड एरिया है, लेकिन ऐसा ना कि वो एग्रीगेट सप्लाई के लिए आपको 2-3 मार्क्स के लिए पूछे। जी पूछे शाबाश। एक होता है हमारे पास इफेक्टिव डिमांड। ये कोई सवाल है यहाँ तक कि नहीं? जी यार खामोशी को मैं क्या समझूं, आगे जाएं फिर। इफेक्टिव डिमांड आगे जाएं। जी आसिफ, आसिफ दे रहे कि नहीं? वो बताता हूँ, इफेक्टिव डिमांड बताता हूँ, बाकी ये पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? जी शमीन, इकरा, सुंदस, आप लोगों को भी क्लियर है तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी दोस्त जरा बताएंगे। अच्छा, इफेक्टिव डिमांड ये एक नया कंसेप्ट है। अभी हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर हम इधर हैं, इधर कहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल हम इधर, अभी हम प्रोडक्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, हम इकोनॉमी के अंदर इधर चीजों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सप्लाई भी इधर हो रही है और डिमांड भी इधर हो रही है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। अब इधर जो हमारे पास जो बनेगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और आपकी डिमांड और सप्लाई, क्लियर। इस लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड और आपकी एग्रीगेट सप्लाई बनेगी, और जब हम प्रोडक्ट पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे उधर क्या एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड होगा, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। Actual expenditure in economy is based on the actual income rather than if the economy was at product potential when resources are fully utilized. Effective demand कहता है, अभी भी इशू आ रहा है सबको, साउंड इशू अभी तो मैंने वो करा देता हूँ, लेकिन ये पहले ये इशू खत्म कर दूं यार, ये करा दे। जी अब कोई इशू तो नहीं है ना? क्लियर है जी? तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब हम इकोनॉमी के अंदर एक फॉर एग्जाम्पल हमारी डिमांड भी इधर कहीं है और हमारी सप्लाई भी इधर कहीं है, ठीक है जी। तो ये डिमांड और सप्लाई, और अगर हम प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल पर पहुंच जाए,
फॉर एग्जांपल इस लेवल पर जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो, जहां कोई अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, उधर क्या डिमांड और सप्लाई होगी, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। फॉर एग्जांपल हम इधर कहीं हैं, इधर डिमांड भी इधर है और सप्लाई भी इधर है, अभी तक तो हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हुए ना, अभी तक तो हमारे रिसोर्सेज में कैपेसिटी है कि हम इधर तक पहुंच जाएं, तो हमारी डिमांड और सप्लाई इधर कहीं बन रही है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाएं, जब हम फुल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें, तो उधर फिर क्या होगा, उधर हमारी डिमांड और सप्लाई फिर क्या होगी, तो इन दोनों को कहते हैं डिफरेंस को इफेक्टिव डिमांड। ठीक है जी, और ये आगे जाके कंडीशन ये मजीद चैप्टर में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड कहता है कि हम जब एक्सपेंडिचर निकालते तो हम हमारे पास जो एक्चुअल इनकम होती है उसकी बेस पर निकालते हैं कि इधर कहीं फॉर एग्जांपल हम इधर हैं, हमारे इधर एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं और इधर इनकम भी हो रही है, इधर हमारी डिमांड और सप्लाई है, तो हम इधर हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाएं, तो उधर एक्सपेंडिचर और इनकम क्या होगी, उधर डिमांड और सप्लाई क्या होगी, इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक है जी, तो ये एक्चुअल का और आपकी प्रोडक्ट पोटेंशियल का वो डिफरेंट जो है ना, उसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। जब हम लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाए, प्रोडक्ट पोटेंशियल पर पहुंच जाए, तो उधर डिमांड और सप्लाई फिर क्या होगी, ये तो अभी हम इधर है ना। जब हम देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों का एग्जाम नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन जब आप आखिरी महीने में या आखिरी 10 दिनों में आप पढ़ेंगे, तो फिर उस टाइम आपकी प्रोडक्ट पोटेंशियल और आपका लेवल फिर क्या होगा, आपकी सप्लाई की पीक क्या होगी। ठीक है जी, तो हमारी डिमांड और सप्लाई तो अभी इधर है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो उधर हमारी डिमांड और सप्लाई फिर क्या होगी, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा उसने डिस्कस किया। ठीक है, तो मुझे अगर लगता है अगर वो आपसे पूछेगा तो सिर्फ डिफिनेशन शायद 2-3 नंबर के लिए वो आपसे पूछे। क्लियर, तो इफेक्टिव डिमांड के अभी आप एक्चुअल इनकम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आपकी डिमांड और सप्लाई अभी इधर तो ये है, लेकिन जब आप फुल पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाएंगे प्रोडक्ट पहुंचे, तो उधर डिमांड और सप्लाई क्या होगी, इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। जी भाई, जी लियाकत, तो इसमें ये था, अभी क्लियर हुआ कि नहीं, जी लियाकत। ठीक है जी, तो इन्होंने थोड़ा सा टॉपिक सी दिया इफेक्टिव डिमांड का, तो अगर वो 2-3 नंबर के लिए पूछे तो फिर आपको आनी चाहिए कि अभी तो हम इधर हैं, जब हम प्रोडक्ट पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो उधर हमारी डिमांड और सप्लाई फिर क्या होगी। तो आज के लिए यही काफी, इंशाल्लाह इसी ही को बेस बनाकर हम कल इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रा करेंगे। ठीक है जी, तो कोई सवाल है तो पूछ ले शाबाश। जी ठीक है जी, तो आज के लिए यही काफी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, और अगर मैं वो सवाल सॉल्व करके ना मैं आंसर शीट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।